So now we'll explain the process control block. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में जनरली पीसीबी भी लिखते हैं हम, या फिर वी ऑल्सो रेफर टू इट एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक एंड इन दैट केस टीसीबी. तो आपके एग्जामिनेशन में कोई भी टर्म आ सकती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या फिर डायरेक्टली वो पीसीबी रेफर करे या फिर टास्क कंट्रोल ब्लॉक. तो पीसीबी, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पिछले कुछ थोड़ी देर पहले भी जैसा हमने बात की है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है. So we have various processes in the main memory. So a process is described using a structure that is known as process control block. तो हमारे को पता है ऑलरेडी प्रोसेस से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वो एट्रीब्यूट्स हम कहाँ स्टोर करते हैं, वो एट्रीब्यूट स्टोर करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. तो अगर मैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की डेफिनेशन की बात करूं तो So process control block is used to store the information regarding a process. तो जैसे हम किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आते हैं, साथ में ही उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी हम मेन मेमोरी में लेके आएंगे. तो मींस प्रोसेस के साथ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का होना बहुत जरूरी है, तभी हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. सो जैसे हम मेन मेमोरी में प्रोग्राम लेके आए जिसको हमने प्रोसेस बोला, तो जैसे ही हम प्रोसेस लेके आए मेन मेमोरी में, उसी तरीके से हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उस पर्टिकुलर प्रोसेस का भी लेके आएंगे. सो व्हेन वी हैव प्रोसेस 0 इन मेन मेमोरी, वी विल हैव पीसीबी ऑफ 0. सिमिलरली अगर प्रोसेस 1 को मेन मेमोरी में लेके आएंगे, उसके पीसीबी को भी लेके आएंगे. तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि पीसीबी क्या होता है. पीसीबी इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस का पीसीबी अलग होगा. मींस प्रोसेस 0 के पास अपना पीसीबी होगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी प्रोसेस 0 के बारे में. ऐसे ही प्रोसेस 1 का पीसीबी अलग होगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी प्रोसेस 1 के बारे में. तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम. और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जनरली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं. तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और डायग्राम के जो कंटेंट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन हम करेंगे यहाँ पे. तो हम पीसीबी में देखें तो पीसीबी में प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी हैव प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेन मेमोरी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. और अभी जो मैं टर्म्स मेंशन करूंगी मे बी आपके लिए नई होंगी, बट जैसे जैसे हम और चैप्टर्स करते रहेंगे, ये सारी टर्म्स का इन डिटेल मीनिंग आपको पता होगा. तो ये सारी जो टर्म्स अभी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी एंड ईजी होंगी टू रिमेम्बर. बट अभी हो सकता है आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे जस्ट टू रिमेम्बर दोज टर्म्स, क्योंकि इनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स के में जरूर देखेंगे. सो फर्स्ट अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन पीसीबी इज प्रोसेस आईडी. तो प्रोसेस आईडी क्या होता है? प्रोसेस आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी प्रोसेस. तो हर एक प्रोसेस को है एक नंबर देंगे हम, और उस नंबर को हम कह रहे हैं प्रोसेस आईडी. जैसे हर एक स्टूडेंट जैसी क्लास में आता है उसको स्टूडेंट को एक रोल नंबर देते हैं. दैट रोल नंबर इज यूनिक टू दैट स्टूडेंट. जैसे रोल नंबर 1 कहे तो वो एक स्टूडेंट को बिलोंग करता है. तो हर एक स्टूडेंट को रेफर करने के लिए हमने उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, ताकि हम ये बोल सके स्टूडेंट जो रोल नंबर 1 है उसके इतने मार्क्स हैं या फिर इतनी अटेंडेंस है. तो उस पर्टिकुलरली स्टूडेंट को रेफर करने के लिए हमने एक उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, रोल नंबर. उसी तरीके से हर एक प्रोसेस को जो मेमोरी में आता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम नंबर देते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस आईडी. सो प्रोसेस आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन. So process ID is the unique identification number that is assigned by the operating system during its creation. तो जब प्रोसेस बनता है उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नंबर दे देता है ताकि वो उसको रेफर कर सके. सो दैट इज द सिंपल यूज ऑफ प्रोसेस आईडी. अब नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रोसेस स्टेट. सो सेकंड इज प्रोसेस स्टेट.
सो अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस जो है अपने लाइफ टाइम के बीच में अलग अलग स्टेट में ट्रांजिट करेगा। जैसे जस्ट वो बना तो वो न्यू स्टेट में होगा, जैसे वो मेन मेमोरी में आएगा वो रेडी स्टेट में होगा, जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो रन स्टेट में होगा, जब इसको किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो वो आईओ स्टेट या ब्लॉक स्टेट में होगा। तो स्टेट्स जो है एक प्रोसेस के वो चेंज करते रहेंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। तो इस टाइम पे आपका प्रोसेस किस स्टेट में है वो चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। मींस वो रनिंग स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है, या फिर इस टाइम से मेन मेमोरी में वेट कर रहा है तो रेडी स्टेट में है। तो वो सारे स्टेट कैसे पता चलेंगे आपको? यूजिंग दिस प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन। तो इस टाइम पे करंटली आपका प्रोसेस किस स्टेट में है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। और ये सारी जो डिटेल मैंने अभी आपको दी है ये आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ऑब्वियस भी हो जाएगी और बहुत इजी भी हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन गिव्स द स्टेट इंफॉर्मेशन अ प्रोसेस इज इन। तो इस टाइम पे आपका प्रोसेस किस स्टेट में है वो कैसे पता चलेगा? प्रोसेस स्टेट से। और कौन कौन से स्टेट है वो लिखने भी जरूरी है। लाइक वी हैव न्यू स्टेट, देन रेडी, रन स्टेट, वेट स्टेट, या फिर जब उसका काम खत्म हो गया तो टर्मिनेटेड स्टेट। तो इस टाइम पे आपका प्रोसेस किस स्टेट में है वो लिखना भी, वो याद रखना भी बहुत जरूरी है। दैट इज यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करें, दैट इज प्रोसेस प्रायोरिटी। तो हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम से मेन मेमोरी में मीन्स अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो हर एक प्रोसेस का जो नेचर है वो डिफरेंट होगा। कुछ प्रोसेसेस जैसे हमारे होते हैं इंटरैक्टिव होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी हायर होगी, उनको अटेंशन ज्यादा चाहिए। एंड कुछ प्रोसेसेस जैसे हमारे बैच होंगे जो बैकग्राउंड में भी वर्क कर सकते हैं या बाद में भी वर्क कर सकते हैं, वो हमारे लो प्रायोरिटी पे होते हैं। तो जैसे ही एक प्रोसेस क्रिएट होता है उसकी हम प्रायोरिटी भी असाइन कर देते हैं कि वो हमारे लिए क्रिटिकल है टू एग्जीक्यूट अर्लियर, या फिर हम उसको बाद में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दैट इज मेंशन्ड इन दी प्रोसेस प्रायोरिटी। सो इट टेल्स दी प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस। आप उसको उसी अकॉर्डिंग स्केड्यूल करते हो। अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको आप अटेंशन देके पहले स्केड्यूल करोगे, और अगर उसकी प्रायोरिटी कम है तो आप उसको बाद में स्केड्यूल करोगे। तो दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप प्रोसेस को प्रायोरिटी दोगे या नहीं। तो प्रोसेस प्रायोरिटी is a parameter तो अगेन जो प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। एंड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस, तो प्रोसेस के नेचर के बेसिस पे उसकी प्रायोरिटी हायर हो सकती है या फिर लोअर हो सकती है। सो दैट इज द थर्ड इंफॉर्मेशन नेसेसिटी इन केस ऑफ पीसीबी। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो दैट इज प्रोग्राम काउंटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी कहते हैं। तो पीसी या प्रोग्राम काउंटर उन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा जिन्होंने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर वैल्यू बताता है नेक्स्ट, या फिर प्रोग्राम काउंटर हम कहें तो एड्रेस बताता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन दी प्रोग्राम। तो इस मेरा मतलब है कि जैसे आपका ये प्रोग्राम है, इस टाइम पे जो आपका सपोज करो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है एट दी 100 स्टेटमेंट, तो पीसी की वैल्यू होगी 101। इसका मतलब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली स्टेटमेंट इज 101। अगर 101 वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो पीसी की वैल्यू हो जाएगी 102 की, मतलब अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज 102 दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम काउंटर बताता है वैल्यू ऑफ दी या एड्रेस ऑफ दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ये वैल्यू हमें ध्यान रखने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम में इंटरप्ट्स आ सकते हैं। इंटरप्ट से मेरा मतलब है अभी प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद हो सकता है प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी ज्यादा थी, हम वो एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे, और जब प्रोसेस 2 कंप्लीट हो जाएगा तब वापस प्रोसेस 1 के पास आएंगे। तो प्रोग्राम काउंटर ये शो करता है कि अब प्रोसेस 1 जब दोबारा से आए सिस्टम में तो वो किस लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा।
मेरा मतलब ये है, अगर प्रोसेस 1 ने ऑलरेडी 100th लाइन कंप्लीट कर ली है, तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से वो मेन मेमोरी में आया, उसे 101 से स्टार्ट करना चाहिए। जितना काम वो ऑलरेडी कर चुका है उसको सेव कर लो, वापस से वो काम करने की जरूरत नहीं है। अब उसको स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम द लाइन नंबर 101। तो ये वैल्यू कहाँ से पता चलेगी उसको? प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरप्ट्स आते रहते हैं। तो एक प्रोसेस जो है हो सकता है पूरा कंप्लीट ना हो, मिड वे में अगर वो स्टॉप हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब उसकी बारी आएगी तो वहीं से वो स्टार्ट करे। तो वो एड्रेस कैसे पता चलेगा उसे? यूजिंग दी प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। तो प्रोग्राम काउंटर की अगर मैं बात करूं, so it contain the address of next instruction to be executed। तो प्रोग्राम काउंटर ये ध्यान रखता रहेगा कि आप कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो उससे नेक्स्ट जो लाइन है उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ताकि अगर इन केस बीच में इंटरप्ट भी आ जाता है तो आगे से काम कंटिन्यू है, वापस से पीछे वाला काम दोबारा से ना करना पड़े। तो दैट इज द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। प्रोग्राम काउंटर वैल्यू के साथ साथ हम स्टोर करके रखेंगे सीपीयू रजिस्टर्स भी। तो सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू भी हम स्टोर करके रखेंगे। अब क्या हुआ, क्योंकि आपका प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अर्थमेटिक काम भी करेगा, कुछ लॉजिकल काम भी करेगा, मींस एडिशन भी हो सकता है वो कर रहा हो, या कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन कर रहा हो। तो वो सारे काम कहाँ पे होते हैं? वो सारे काम होते हैं सीपीयू के रजिस्टर्स में। तो सीपीयू के रजिस्टर की लास्ट वैल्यू जो है वो भी होल्ड करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे से काम कंटिन्यू होगा, तो जो लास्ट वैल्यू है वो भी चीज रिस्टोर होनी चाहिए। तो वो वैल्यू कहाँ से रिस्टोर होगी? फ्रॉम दी सीपीयू रजिस्टर। मींस आपने लास्ट लाइन पे एडिशन किया था, तो एडिशन करके जो वैल्यू आई है रजिस्टर में, वो वैल्यू भी आप वापस से रिस्टोर करोगे। सो सीपीयू रजिस्टर इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड। सो सीपीयू रजिस्टर मीन्स, so CPU register means the state of CPU registers need to be restored। why it needs to be restored? जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, जब इंटरप्ट आएगा, when an interrupt occurs to allow process to continue correctly। तो प्रोसेस जैसे इंटरप्ट से वापस आएगा वो आगे से ही कंटिन्यू करेगा। तो जो लास्ट वैल्यू थी रजिस्टर में वो भी हमें रिस्टोर करनी पड़ेगी, ताकि आगे से कंटिन्यू रहे, तो लास्ट वैल्यू वही रहे, इनिशियल वैल्यू पे वापस ना जाए, लास्ट स्टोर्ड वैल्यू से ही कंटिन्यू करे। So that is CPU registers। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज तो सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन मींस कुछ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है फॉर स्केड्यूलिंग द प्रोसेस। और जैसे आप सीपीयू स्केड्यूलिंग वाला चैप्टर करेंगे, वो वाला पार्ट करेंगे, तो ये बहुत टर्म्स ऑब्वियस हो जाएंगी। जैसे हर एक प्रोसेस जब आता है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन जैसे उसका अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, देन प्रायोरिटी, देन क्वांटम इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो अभी हो सकता है टर्म्स थोड़ी सी याद रखने में मुश्किल रहे, बट जैसे आप सीपीयू स्केड्यूलिंग वाला पार्ट करेंगे ये बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी कि प्रोसेस जब मेन मेमोरी में आया है तो उसका अराइवल टाइम उसको ध्यान रखना है, या फिर कितनी देर के लिए उसको सीपीयू चाहिए तो उसका बर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट है, या फिर उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो भी चीज उसकी सीपीयू स्केड्यूलिंग में यूज होगी। साथ में एक क्वांटम भी यूज करते हैं हम कहीं ना कहीं। ये सारे टर्म्स आप आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस राइट नाउ। बट सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोसेस की स्केड्यूलिंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है, वो इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में स्टोर होगी कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, उस प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है, और अगर हम राउंड रॉबिन जैसी एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के लिए क्वांटम क्या है, तो वो भी मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी इंफॉर्मेशन। तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है ऑफ अ प्रोसेस रिगार्डिंग दी मेन मेमोरी, तो वो इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी जरूरत है, लाइक द एड्रेस ऑफ बेस रजिस्टर्स, लिमिट रजिस्टर्स एंड सो ऑन। तो ऐसी जब एक प्रोसेस मेन मेमोरी में हम लेके आते हैं,
तो उसके साथ साथ उसका बेस रजिस्टर वैल्यू होती है। बेस रजिस्टर मींस वो प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में कहाँ से शुरू होगा। जैसे अगर बेस रजिस्टर की 100 है वैल्यू, तो दैट मींस 100 लोकेशन से शुरू होगा। और ऐसी कुछ लिमिट रजिस्टर की वैल्यू होती है, जैसे 100 से लेके मैक्सिमम 400 लोकेशन ही ट्रैवर्स कर सकता है। तो दैट मीन्स 100 से लेके वो प्लस 400, दैट मीन्स 500 लोकेशन या 499 तक जाएगा। तो वो जो वैल्यूज होती है वो भी हमें स्टोर करनी पड़ती है। अगेन ये टर्म्स हम तब यूज करेंगे जब हम मेन मेमोरी चैप्टर करेंगे, तो इन टर्म्स को डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं, मेन मेमोरी इंफॉर्मेशन मीन्स वैल्यू ऑफ base and limit registers, then we have page tables एक्सेट्रा। तो ये सारी टर्म्स हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। बट बेस रजिस्टर मीन जहाँ पे वो प्रोसेस आया है मेन मेमोरी में, देन जहाँ से लेके मैक्सिमम कितनी लोकेशंस वो ट्रैवर्स कर सकता है, दैट इज द लिमिट रजिस्टर। एंड उसके साथ साथ उसके पास कुछ पेज टेबल्स भी होते हैं और भी बहुत इंफॉर्मेशन होती है दैट इज रिलेटेड टू द मेन मेमोरी, तो उनके बारे में ध्यान रखना होता है। एंड फाइनली द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स कितना काम प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका है। सो अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज या अमाउंट ऑफ रियल टाइम यूज या कितना टाइम उसका बचा हुआ है, दैट इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब कितना काम प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका है, तो उसका भी एक अकाउंट मैनेज करना जरूरी है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स लाइक द अमाउंट ऑफ सीपीयू दैट इज यूज। तो इस टॉपिक से जनरली यही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई आई मेंशन द डायग्राम एज वेल एज डिटेल ऑफ ऑल द कंटेंट। ये कंटेंट की डिटेलिंग भी सारी इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर आप कुछ टर्म्स को लेके याद रखने में कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, जैसे जैसे हम और चैप्टर्स करेंगे देन दीज टर्म्स विल बी वेरी ऑब्वियस, एंड बहुत ही इजी टॉपिक है ये।